हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है एक आपके एनवायरनमेंट साइंस में रह गया था, उसके बाद में इकोनॉमिकल बॉटनी में कल हमने मेडिसिन प्लांट पढ़े थे। आज हम कॉन्डिमेंट्स पढ़ेंगे कि मसाले आर्थिक दृष्टि, जो इकोनॉमिकल बॉटनी में मसालों का क्या उपयोग है, यानी कि आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार यूज है। तो एक बार इनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, आप ये मान सकते हो कि ये जो शब्द की उत्पत्ति है वो यहाँ से हुई है कि जिस प्रकार फसल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर शीत ऋतु में पादपों को बचाने के लिए, कहाँ से, ठंड से। आप ये समझ रहे हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। ये कोई इस तरह नहीं है कि हम इसको पोल्यूशन माने कि ये लगातार हो रहा है, तो ये लगातार बट इसको परमानेंट नाम दिया है, लेकिन ये इसका कारण क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, यानी इसकी बढ़ोतरी में, इंक्रीमेंट में इसका कारण क्या है कि ये जो गैसें होती है पोल्यूटेंट, जो प्रदूषक का कार्य करती है, इसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसमें लगातार क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और इसके कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है और उससे जो विभिन्न जो डिजास्टर्स होते हैं, प्राकृतिक और भौतिक घटनाएं हैं जितनी भी, और जैसे कि हिमनद है, ग्लेशियर का पिघलना है, समुद्र है, जिससे क्या होता है कि समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और आसपास के जितने भी तटीय प्रदेश हैं वो डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। कृषि पर इफेक्ट पड़ता है, वनों पर पड़ता है, पौधों पर पड़ता है, बाढ़ की संभावनाएं है वो ज्यादा बढ़ जाती है, और वर्षा वगैरह है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कभी वर्षा ज्यादा हो, कभी कम हो। इसके कारण क्या होता है, फसल प्रोडक्शन में भी कमी आती है। तो आप यहाँ से समझिए कि जो सोलर विकिरण होती है, यानी कि जो सौर ऊर्जा यानी सन से प्राप्ति होती है, सारी एनर्जी है वो अगर किसी भी एनवायरनमेंट में या पृथ्वी की जितनी भी एक्टिविटी हमको बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं कि ये जो सोलर विकिरण है ये प्रोड्यूसर्स में आते हैं और यहाँ से उपभोक्ताओं तक जाते हैं। तो अब इस पे डिपेंड है एनवायरनमेंट की सारी। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो सौर विकिरण होती है वो लगातार वायुमंडल में आ रही है। अब जो 100% भाग, जिस प्रकार एनर्जी का 100% भाग है वो उसके रूप में नहीं पहुंच पाता है विकिरण के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर तक, तो उसी प्रकार क्या होता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के समय भी इस तरह से प्रोसेस होती है कि सौर जो विकिरण होती है उसका कुछ भाग वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें बादलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद में कुछ भाग है वो गैसों में परिवर्तित हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है क्योंकि 1/4 भाग है वो वायुमंडल में वापस चला जाता है, और दूसरा जो 1/4 भाग है वो CO2, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ये गैसेस एक तरह से पोल्यूशन के रूप में या फिर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। देखो, प्राकृतिक घटनाएं हैं वो भौतिक दृष्टि से, और जितनी भी गैसेस वगैरह है वो सारी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही होगी। अब ये CO2 है वो एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक भी है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट में इनकी मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ती है तो इससे क्या होता है, पोल्यूशन के कारण CO2 की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, वायुमंडलीय घटनाओं पर पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि वायुमंडलीय जो सोलर विकिरण है, सौर विकिरण है, में उपस्थित जो गैसेस है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने का मतलब ये होता है कि पोल्यूशन बढ़ने के कारण लगातार टेम्परेचर में, तापमान में वृद्धि हो रही है। ये तो है इफेक्ट, लेकिन इस टेम्परेचर के बिना अर्थ की एक्टिविटी भी तो संभव नहीं है। अगर हम कह दें कि लगातार ठंड में या फिर पोलर पर या फिर शीत ऋतु में या किसी भी तरह से अगर अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, फॉर एग्जांपल लगातार क्या होता है कि 2% जो टेम्परेचर होता है वो लगातार बढ़ रहा है, किसके कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, अर्थ का। और अगर ये टेम्परेचर ना हो, जैसे आर्द्रता है, वायु है, उसके अलावा टेम्परेचर है जो हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर जो प्राकृतिक घटनाओं में पढ़ा था, तो ये सारी एक्टिविटी टेम्परेचर का तो कारण है। क्या पादप की टेम्परेचर ना हो तो क्या पादप ग्रोथ कर पाएंगे, ह्यूमन की एक्टिविटी वो हो पाएगी। तो इस कारण इन गैसेस का एक बेनिफिट तो है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी बढ़ी हुई जो मात्रा है वो क्या करती है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि कर रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रोथ है वो किसके कारण हो रही है,
वायुमंडलीय घटनाओं के कारण, पोल्यूशन के कारण ये बढ़ी हुई मतलब इनकी मात्रा, ये गैसेस क्या करती है, जो सौर विकिरण है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ भाग क्या होता है, एक रिफ्लेक्शन की तरह वापस चला जाता है एनवायरनमेंट में। जो सौर विकिरण का भाग आ रहा है कुछ तो ये गैसें रोक लेती है, कुछ भाग ऊपर की जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं उसमें बादल का निर्माण है, गैसों में परिवर्तन है, इस प्रकार की घटनाएं होगी। और जो भाग अर्थ पे आता है, जो भाग अर्थ पे आता है अर्थ सरफेस से, उससे ही वापस परावर्तित हो, रिफ्लेक्टेड होकर जाना चाहता है, लेकिन ये एक चद्दर की तरह, एक पोल्यूशन की तरह कार्य करती है। तो ये क्या करती है, वापस उस विकिरण को प्रेशराइज करती है, दबा कर रखती है, तो लगातार जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये आपको मैंने क्या बताया, जो तापमान में वृद्धि तो आवश्यक है ही है, सारी की सारी एक्टिविटीज इस पे डिपेंड है, हम सारी की सारी एक्टिविटी माइनस टेम्परेचर में नहीं कर सकते, है ना। तो जो अर्थ में, और खुद जो अर्थ है वो भी अवरक्त विकिरण के रूप में ऊष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। अब ये बताओ, एक तो सौर विकिरण से आ रही ऊष्मा, उसको लगातार गैस से है वो परावर्तित नहीं होने देती, ठीक है। दूसरा, जो अर्थ खुद हीट जनरेट कर रही है अवरक्त किरणों के रूप में, उसकी जो ऊष्मा बच गई है वो क्या होती है, वापस एनवायरनमेंट में पड़ी रहती है। तो लगातार क्या होता है, इंक्रीमेंट होता रहता है टेम्परेचर में। तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। और आप ये सब समझते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जो इम्बैलेंस के कारण, चाहे वर्षा का कम या ज्यादा होना, समुद्री चक्रवात का आना, लगातार ग्लेशियर का पिघलना, तो उसका साइड इफेक्ट किसको, जो पोलर बियर्स हैं उनको झेलना पड़ता है, उनकी एक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। वो कहाँ से तो भोजन खाएंगे, लगातार बर्फ जो पिघल रही है तो उनका आवासीय जो हैबिटेट है वो भी नष्ट हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा कि जो प्रजातियां स्पीसीज है वो फिर, या तो हम क्या पढ़ते हैं रेड डाटा बुक में, IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें पढ़ते हैं भी ये गंभीर है या संकटग्रस्त जातियां हैं या वनरेबल है, बहुत ही कम रही है। तो वो किसके कारण है, सिर्फ सारी की सारी प्राकृतिक घटनाओं के कारण है। अब आप बच्चों बस लास्ट एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 है वो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देती है बढ़ाने में। उसके अलावा याद रखना, जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का ही कारण है। हाइड्रोजन और CO मोनोऑक्साइड, वाटर गैस कहते हैं इसको। कोल गैस है वो हाइड्रोजन मीथेन का और CO का मिक्सचर है, ठीक है। और नाइट्रोजन प्लस CO प्रोड्यूसर्स गैस कहते हैं इसको, आप लिख लेना। प्राकृतिक गैस में आप LPG है जो प्रोपेन और ब्यूटेन की बनी होती है।